नमस्कार साथियों, मैं एसपी सिंह हरियाणा टुडे 24 पर आपका स्वागत है। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, सरदार मनजीत सिंह शेरगिल। आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब चाहेंगे। शेरगिल साहब, अभी देश के जो आज हालात पैदा हो रहे हैं, किसान आंदोलन से एक जो मौजूदा सरकार है, इनके किसानी आंदोलन से स्टार्ट हुआ था और अंबाला से उसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी। जब देश की आजादी की शुरुआत हुई तो 10 मई 1857 की स्वतंत्रता की पहली चिंगारी भी यहीं से फूटी और देश का जो किसान का आंदोलन जो पहला स्टार्ट हुआ इस बार, वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ और दूसरी बार भी यहीं से हुआ। आज वही चीज, जिस चीज को लेकर के किसान आवाज उठाते आए हैं, आज वो देश के कई हिस्सों में उसी चीज का शुरुआत हो गई है। राहत इंदौरी जी का भी एक शेर भी है, काफी मशहूर है। तो आप बताएंगे ये जो हालात है, ये देश को किस तरफ लेकर के जा रहे हैं और किसान जो आवाज उठा रहे थे सवाल, वो आज क्या लगता है आप? सबसे पहले भाटिया साहब, धन्यवाद आपका और आपके चैनल वालों का। देश के अंदर चंद ही मीडिया ऐसा बचा है जो सच की आवाज को बुलंद करता है। नहीं, अक्सर देखा गया है कि मीडिया सरकार की छत्र छाया में छांव की तरह बैठ गया है। अगर बोले कि एक झाग की तरह वो समाप्ति हो गया, हक सच की बात कहने वाला कोई रह नहीं गया है। अभी आपने बात की है कि देश के हालात क्या है। देश के हालात से तो दुनिया वाकिफ है, पर लोग कहना नहीं चाहते। दिखाई सब कुछ दे रहा है भाई। हालात ऐसे बन गए कि जैसे एक बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें मूंद कर बैठ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली वहां नहीं है, बिल्ली भी वही है, कबूतर भी है। मसला यह है कि कबूतर उसको जानबूझकर देखना नहीं चाह रहा। देश का मीडिया को सारे हालात देश के दिख रहे हैं, पर वो जानबूझकर आंखें मूंद करके उस कबूतर की तरह बैठ गया। वो ना तो आप देखना चाहता है और ना ही देश की जनता को उस देश के हालात दिखाना चाहता है। देश के हालात बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं, पर यहां धर्म के नाम के ऊपर लोगों को लड़ाकर अपनी सत्ता की रोटियां सेकने का काम सिर्फ सरकार कर रही है, ऐसा नजर आ रहा है। आपने बात की कि स्वतंत्रता का संग्राम यहां से शुरू हुआ, अंबाला से। किसानी आंदोलन पहला हमने यहां, ये हमारे नजदीक ही है, मौड़ा मंडी, शाहपुर मंडी, इसके अंदर से बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ कूच किया। किसान आंदोलन दूसरा लड़ा गया, जो 13 महीने के लगभग शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर लड़ा गया। इससे यह सिद्ध होता है कि यह धरती शूरवीरों की, लड़ाकों की और देश के लिए जज्बा रखने वाले लोगों की धरती है। और हमारे को फख्र है कि हम इस धरती पे पैदा हुए हैं और अपने बुजुर्गों की तरह, जिस तरह उन्होंने इस देश की एकता, आजादी और अखंडता के लिए सेवा की, उसी तरीके से आज हम देश की एकता, अखंडता को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। या पीछे लड़ी है, चाहे वो किसानी आंदोलन 1 हो या किसानी आंदोलन 2 हो, या अब आगे भी और भी जो लड़ाइयां हैं, ये लड़ाई खत्म नहीं होती। लड़ाई भाई, एक सवाल, जो लड़ाई आपने शुरुआत की थी किसान आंदोलन में, हमारे इस देश के लिए, देश की आने वाली नस्लों और फसलों को बचाने के लिए जिन 3 काले कानूनों में अंदेशा आपने जताया था, आज वो आज ही आप देखिए, कल से राजस्थान के अंदर एक बवंडर बचा हुआ है एथानॉल को लेकर के, जो जिसके ऊपर कोई पायलट प्रोजेक्ट शायद उस तरह से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। आज उसके रिवर्स नेगेटिव जो है वो किस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं और किसान आंदोलन और आम लोग जो है उसमें बहुत बड़ी एक भागीदारी के अंदर विरोध कर रहे हैं। इसी तरह अरावली को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नकारात्मक कहते हैं, जैसे लोग विरोध कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वो गलत निर्णय दे दिया है। अरावली को 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले जो पहाड़ है वहां पर अब विकास होगा।
और ग्रीन जो आपकी बोर्ड है उसने भी, पोल्यूशन बोर्ड ने भी, उसने भी इजाजत दे दी कि आप वहां उनको तोड़ करके अब बनाए। लेकिन वो राजस्थान को जो बचाने के लिए जो अरावली की पहाड़ियां थी, अगर वहां पर तोड़ फोड़ कर दी गई तो वो वहां भी एक आपदा आएगी। आप उत्तराखंड के अंदर ले ले तो 37 ब्रिज गिर चुके हैं, 27 अभी और गिरने जा रहे हैं। वहां आए दिन जो है वो पेड़ों को, धारदार के जो पेड़ हैं, अगर इसी तरह से उनको काटते गए तो लैंडस्लाइडिंग जो अब तक 3000 से ऊपर चली गई है, अब और आगे कितनी जाएगी। रोज आए मर्रा वो जा रही है, लोग उजड़ रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, तो आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है, पंजाब में भी यही हाल है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ। इसको किस तरह से, किस नजरिए से? भाटिया साहब, ये मसला ये है कि आपने एक पहले, आजकल तो वो नहीं आते, खेल देखा होगा, मदारी आया करता था, वो उसने ऐसे कपड़ा डाल लिया, डिब्बे के नीचे से निकाला, झुनझुन ये गया डग 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 करके, ये क्या है, 2 मिनट बाद कुछ नहीं। लोगों का भ्रम था, लोगों को अपने भ्रम जाल में फंसाकर वो कुछ देर के लिए तमाशा करता था और उसके बाद उसके पास होता होता कुछ नहीं था। ऐसा ही हालात आज देश की सरकार का है। सिर्फ मदारी जैसे, मैं बात ये कहना चाहूंगा कि अनपढ़, गवार, जाहल, फिरका प्रस्त लोगों का आज देश के ऊपर राज है। और ये लोग सिर्फ कभी धर्म की डुगडुगी बजाकर, कभी विकास की डुगडुगी बजाकर, उस विकास की पेटी में से सिर्फ उसका तमाशा कर रहे हैं। विकास आपको देखने को कहीं लागपास दिखाई नहीं देगा। अगर आपने बात की 3 काले कृषि कानूनों की, गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब वाले दिन हमारे प्रधानमंत्री जी अनाउंस करते हैं कि मेरे से गलती होगी, मैं देश के लोगों को समझा नहीं सका, उसमें मैं हमारी पॉलिसियां शायद अच्छी ना रही हों, जो लोगों को समझ नहीं आई या हम समझा नहीं सके। इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसियों में कमी है। और हम उसको बैकडोर से, उन्हीं कृषि काले कानूनों को एक तरफ से देश से माफी मांगते हैं कि हमारे से गलती होगी, और पिछले दरवाजे से, बैकडोर से उनको फिर दोबारा से इंप्लीमेंट करने की एक अंदर खाते इनकी योजना चल रही है। सो चाहे वो पंजाब की आप बात ले लें, चाहे अभी आपने राजस्थान की बात की, अभी आपने आज की और कल की न्यूज देखी ली, एथनॉल की जो फैक्ट्री लगा रहे हैं, 16 महीने से वहां किसान निरंतर धरना लगाकर शांतमय ढंग से बैठे हैं। जब उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती और ऊपर से प्रशासन लाठी। असल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जैसे हमारे भाई हमारे ऊपर आज लाठियां चला रहे हैं, फिर ऐसे ही अंग्रेजों के शासन में भी चला रहे होंगे। कोई अंग्रेज वहां से लाखों की तादाद में थोड़ा आए थे, थोड़े से अंग्रेज वहां से आए, थोड़े से मुगल आए, जिन्होंने हमारे भाइयों का प्रयोग करके हमारे ही अधिकारों का दमन किया। ऐसे ही आज के समय में है कि हमारे ही भाइयों को खाकी वर्दी पहनाकर लाठियां चलाने के लिए हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है। जो आपने कल राजस्थान में देखा, वहां आंसू गैस के गोले चलाए गए, लाठियां चलाई गई, यहां तक की खबर आ रही है कि शायद कोई गोली भी चली हो, जैसे शंभू बॉर्डर पर चली गई थी। एक बेचारा अपने हक मांग क्या रहे हैं, हम अपने हक ही तो मांग रहे हैं और शांतमय ढंग से मांग रहे हैं। ये सरकार ने कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, वो एक फिल्म के डायलॉग की तरह। तो फिर जब हम एमएसपी मांग रहे हैं तो उसको लागू करने में मेरे ख्याल से सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से बार बार कह रही कि वो विकास के लिए ये काम कर रही है, आपको लगता है इसमें कोई विकास है? होना चाहिए। लोग मांग रहे हैं ये विकास इस तरह से होना चाहिए, विकास होना चाहिए, क्योंकि विकास भी एक, अगर विकास नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा। पर विकास, लोगों की लाशों के ऊपर विकास नहीं होना चाहिए। जिस चीज का आम मानवता को नुकसान हो, जिसका आम जनजीवन को नुकसान हो। अब फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, आपने प्रदूषण की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कह दी। अभी आपने 2-4 दिन हो गए अखबार में पढ़ा होगा कि किसान आंदोलन की, किसानों की वजह से, पराली जलाने की वजह से प्रदूषण नहीं हुआ। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बकायदा स्टेटमेंट में यह भी बोला है कि किसानों ने तो 2020 में भी पराली जलाई थी, जब कोरोना काल था, तब प्रदूषण क्यों नहीं हुआ इतना। मतलब कि सिर्फ ये ठीकरा किसानों के सिर के ऊपर फोड़ना चाहती हैं। बात विकास की है। अगर प्रदूषण किसान फैलाता है तो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्या कर रही हैं? उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग सिर्फ ये थी कि यहां एथनॉल की फैक्ट्री लगने से हमारा वायुमंडल प्रदूषित होगा, हमारा पानी प्रदूषित होगा। आप फैक्ट्रियों में जाके देखो, जो ये सरकारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनका डंडा गरीब के ऊपर चलता है, किसान के ऊपर चलता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हजारों गैलन लीटर पानी
धरती के अंदर उतार दिया जाता है। उनका जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वहां पता नहीं कहां चला जाता है, वो पानी भी प्रदूषित कर रहे हैं, वायु भी प्रदूषित कर रहे हैं, धरती भी प्रदूषित कर रहे हैं, हर तरीके से वो प्रदूषण फैला रहे हैं। वो वहां के राजस्थान के किसानों की भी यही मांग थी। आपने बोला कि लाखों एकड़ भूमि में से वृक्ष काट दिए गए। मेरे को ये नहीं समझ आता कि वृक्ष काटना कौन सी विकास की कहां की मां के नाम एक पेड़ लगाने की बात कही जाती है और दूसरी तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं, और वो भी विकास के नाम पे। ये कौन सा विकास है? इनका विकास ऐसा है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे ख्याल से तो बेटी बचाओ इनको बीजेपी वालों से कहना चाहिए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, पर बीजेपी के अपने लीडरों से बेटी बचानी मुश्किल हो रही है। आपने कैसे इतने कांड देखा, चाहे वो ब्रिजभूषण हो, और कितने नेता हैं जो रेप के केस में अंदर हैं, और ये बिल्किस बानो के हथियारों को और रेपिस्टों को ये बरी कर देते हैं, वो भी 15 अगस्त वाले दिन। देखो शर्मनाक बात, देखो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा देते हैं, ये ऐसे ही विकास के सिर्फ नारे हैं। मंदारी की डुगडुगी जैसे खेल है, विकास विकास कहीं ये नहीं है। ये गौ माता के नाम के ऊपर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और गौ माता का आज देश में वो बदहाल है। आप देखो जगह जगह ये लिफाफे चुगती बेचारी गंद कुबाड़ खाती गौ माता घूम रही है। हम माता बोलते हैं और हमारी माता सड़कों पे घूमे, इसको आप विकास मानते हो क्या? एक चीज और एक बात, सबसे बड़ी बात कमाल का, देखो लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जी जी, बुच्चड़ खाने खोल दिए मुस्लिम के नाम के, इस्लामिक नाम, वो ऐसा जैसा मुस्लिमों के बुच्चड़ खाने हो। जी जी, और उनके कौन है? आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, हिंदू। मेरे को ये बात बोलनी नहीं चाहिए, फिरका प्रस्ती की बात हम नहीं करेंगे, पर ये रियलिटी है। और जितना भी एक्सपोर्ट इस सरकार में हुआ है शायद पहले कभी नहीं हुआ है। और फिर हम तो यही बोलना पड़ेगा ना कि लोगों को तो ये कि अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए ये ऐसे कानून बना के आवारा पशुओं को खुले छोड़ के उनके लिए रॉ मटीरियल इकट्ठा कर रहे हैं। इसका तो मतलब साइन तो इसके यही जाते हैं। हमने कई बार प्रदर्शन भी कर दिया, जथेबंदी ने 2 बार प्रदर्शन कर दिया, लिखित में कर दिया, एक बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर लिया। चलो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं, अब देखते हैं उनको कितनी जल्दी ये लागू करवाती है सरकार। जैसे पराली के कानून ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज करो, इनकी जमीनों के अंदर रेड एंट्रियां करो। अब देखते हैं कितनी जल्दी। छोटा सा चलते चलते बस ये सवाल अपनी बात समाप्त करेंगे। ये तमाम जो चीजें देश के अंदर चल रही, तमाम मुद्दे हैं, ये वही मुद्दे हैं जो किसानों ने पहली बार उठाए थे। आज यही सरकार पहले कानून लेके आती फिर वापस ले लेती। अभी हाल ही में आप देख लें, पंजाब के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर के, चंडीगढ़ की राजधानी को लेकर के जिस तरह से जोर जबरदस्ती का आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर छींगे का, और आपने भी उसके अंदर शिरकत की थी, उस आंदोलन में छात्रों के साथ समर्थन दिया था, क्या कहेंगे? हमारा मानना इसमें यह है भाटिया जी कि सरकार देश के हर तंत्र के ऊपर काबिज होना चाहती है। यूनिवर्सिटी के अंदर काबिज होकर देश की शिक्षा प्रणाली के अंदर अपनी घुसपैठ करना चाहती है। और जो ये पिछले लंबे समय का इस देश का गौरवपूर्ण इतिहास है उसको खत्म करके आरएसएस का वो इतिहास हमारी शिक्षा के अंदर ठूसना चाहती है, जिन्होंने जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, जिन्होंने अंग्रेजों का पक्ष पूरा। जब लोग सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि आजाद हिंद फौज में भर्ती हो, तो ये आरएसएस वाली जो जमात है ये कह रही थी कि आपको अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना है। तो ये उस नीति को हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर ठूस कर दीमक की तरह देश की पूरी संपत्ति को, देश की कल्चर को, देश के अखंडता को छिन छिन करके दीमक की तरह खाना चाहती है। ऐसा इसका सिस्टम है कि मैं हर जगह घूम जाऊं, सिर्फ 2-4 लोगों के हवाले देश कर दूं। अब जैसे आप देखो, थोड़े दिन पहले इंडिगो एयरलाइन की जो फ्लाइटें रद्द होगी, त्राही त्राही मचा दी सबने। जब किसान आंदोलन चल रहा था तब क्यों त्राही त्राही नहीं मची? जब कोरोना काल के अंदर हमारे मजदूर पैदल सैकड़ों किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करके जा रहे थे अपने घरों के लिए, और देश की यही खाकी वर्दी वाले सरकार के आर्डरों के ऊपर उनके ऊपर डंडा चलाते हैं। यार ये किस तरीके का संविधान है? हमारा संविधान तो नहीं मेरे ख्याल से ऐसी बात कहता होगा कि जो लोग पैदल नंगे पांव भूखे प्यासे, उनको रोटी पानी तो क्या खिलाना था, उल्टे डंडे मारे जा रहे हैं। आपका ये जो अभी देश के अंदर अलग अलग जगह पर आपका हमेशा ही जो है किसानों का वो समर्थन आया है,
ये अभी जो देश में अलग अलग जगह दूसरी स्टेटों में भी सरकार की जो अभी जो नीतियां आ रही हैं जिनको लागू करने की बात करें और लोग जो विरोध कर रहे हैं, आम लोग विरोध कर रहे हैं, आप उनका समर्थन करेंगे? हम सबका समर्थन करते हैं जो देश की उन्नति, एकता, अखंडता, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसका समर्थन करेंगे और लोगों से आह्वान भी करेंगे कि जो लोग किसानी आंदोलन के समय घर में बैठकर ये कह रहे थे टीवी के सामने बैठकर ये तो आतंकवादी है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो पता नहीं क्या क्या है, ये तो इनको तो कनाडा से फंडिंग आती है, उन लोगों को देख लेना चाहिए कि देश बिकने जा रहा है। हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि देश का शासक अच्छा नहीं है, ये चोर रास्ते से कुछ चंद लोगों को बेच रहा है। हरियाणा की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है अलग बना दी गई, अब उसमें भी इंटरफेरेंस है। पंजाब में अगर सरकार आ गई तो क्या वहां भी इंटरफेरेंस होगी? अभी से लोगों की ये बात है कि ये तो हरमंदिर साहिब के ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं। एक्चुअल में ये ना लोगों को पाड़ कर अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं। जब तक लोग फटेंगे नहीं, चाहे वो धर्म के नाम पर फटे, स्टेट के नाम पर फटे, जाति के नाम पर लड़े, समुदाय के नाम पर लड़े, जब तक लोग लड़ेंगे नहीं तो इनका मंतव्य सिद्ध नहीं होगा। कभी ये हरियाणा पंजाब के नाम पर लड़ते हैं, अभी इन्होंने जो हमारी, क्योंकि इनको अकाल तख्त साहिब की छत्र छाया के नीचे सिख एकता इकट्ठी इनको वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए इन्होंने वो, चाहे वो पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, मसला हरेक सरकार का यही है कि इनको लोगों को अलग अलग करो, जाति धर्म के नाम के ऊपर लड़वाकर आपस में इस तरह इनके अंदर जहर घोल दो। और मैं कुदरत वाले का एक इसमें शुक्र भी करना चाहूंगा कि जो किसानी आंदोलन 2020 में हुआ उसने लोगों के अंदर से वो सारे भ्रम दूर कर दिया और लोगों ने एक किसानी झंडे के नीचे खड़े होकर अपनी लड़ाई लड़ी और अपनी मांग मनवाई। ऐसे ही मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि लोगों को आज भी धर्म से, जात से, मजहब से, एरिया से ऊपर उठकर इस देश की एकता अखंडता के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बारी सबकी आएगी। बात एक कल किसानों की बारी थी, आज आप वहां देख लो एथेनॉल की फैक्ट्री लगाई जा रही है, कभी टीचरों की बारी आती है, कभी हमारी शिक्षा प्रणाली के ऊपर प्रहार किया जाता है। नंबर सबका आएगा, बड़े बड़े मॉल खोल दिए जाएंगे, नंबर व्यापारियों का भी आएगा जो आज छुप दुबके हुए घरों में बैठे हैं, बचेगा कोई नहीं। ये जो वोट चोरी का मामला भी है, ये भी इसका एक पार्ट है। ये तो इन्होंने शीशा खड़ा कर दिया लोगों के सामने कि आप वोट जिस मर्जी को डालो, ये ले हमने चुनाव आयोग ही पकड़ लिया, ये हमने देश की मीडिया ही कैप्चर कर ली। सारा सिस्टम हमारे हाथ में, आप कुछ नहीं कर सकते। पर हम इस आपके माध्यम से देश की जनता को और देश की सरकार को यह बताना चाहते हैं कि औरंगजेब भी सोच रहा था मेरा राज नहीं जाएगा, अंग्रेज भी सोच रहे थे हमारा राज नहीं जाएगा, सारा कुछ हमारे हाथ में है। 200 साल की लंबी लड़ाई के बाद उनका राज। देश को और देश के युवा को जागने की जरूरत है। जैसे मनजीत सिंह जी ने आज अपना आखिर में ये संदेश दिया है और देखते हैं इस देश में आगे का भविष्य क्या होने वाला है। ये सरकार की सत्ता जो राजनीति है ये किस तरफ देश को किस मुहाने तक लेके जाती है और देश के लोग कब जागेंगे और कब क्या होगा ये आने वाला भविष्य ही बताएगा। इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे और फिर एक नए एपिसोड में आपसे मिलेंगे। जितना हो सके इस वीडियो को वायरल जरूर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने कमेंट देकर के नीचे आप बताइए कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा और अगला इंटरव्यू आपके साथ नया लेके फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।